नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थी, उसके पहले हम लोगों ने प्रकरण 3 के अंतर्गत खुमार रासो को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था और ये देखा था कि खुमार की 24 लड़ाइयों का वर्णन है और आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि चित्तौड़ के रावण कुमार नाम के 3 राजा हुए। ठीक है, इन सबको एक मानने वाले विद्वान कर्णताड़ ने इन सबको एक मानकर युद्धों का विस्तार से वर्णन किया। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि लगभग 190 वर्षों का औसत कुम्हारों का था और उनको आचार्य शुक्ल ने 3 भागों में कुम्हार पहला, कुम्हार दूसरा और कुम्हार तीसरा के विषय में लिखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कुम्हार रासों में महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने समझा। आज हम बीसल देव रासो को पढ़ेंगे और ये जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि बीसल देव रासो में कितने कांड हैं। ठीक है, कितने पृष्ठों का यह ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने क्या इसे 100 पृष्ठों का ग्रंथ बताया। ठीक है, कितने चरणों का उल्लेख हुआ है, पहले खंड में क्या है। ठीक है और दूसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में क्या है, चौथे खंड में क्या है। तो सभी बातों को हम लोग बड़े अच्छे ढंग से सीखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में परीक्षा में प्रश्न बना कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो आपका बीसल देव रासो में ही जो है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। आरपीएससी में प्रश्न बना कि रासो होते हुए भी कौन सा श्रृंगारी काव्य है। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न बना राजस्थान के, ठीक है, लोक सेवा आयोग में कि कौन सा रासो ग्रंथ जो है रासो होते हुए भी श्रृंगारी काव्य है, प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। अब ऐसे प्रश्न हमारे जो है परीक्षा में पूछे गए। अब देखिए बीसल देव रासो के संदर्भ में क्या है। ठीक है, बीसल देव रासो के संदर्भ में लिख रहे हैं शुक्ल जी कि नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। ठीक है, अब देखिए एक बात स्पष्ट है कि विग्रह राज चतुर्थ और बीसल देव रासो एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, बीसल देव रासो को हम विग्रह राज चतुर्थ भी कह रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमसे पूछ ले परीक्षा में प्रश्न कि बीसल देव का दूसरा नाम था, ठीक है, तो विग्रह राज चतुर्थ था। यहाँ शुक्ल ये कह रहे हैं कि नरपति नाल नामक कवि क्या था, इनका समकालीन था। ठीक है, अब देखिए आपको बिन याद करना। बिन मतलब बीसल देव रासो नरपति नाल। ठीक है, रचना किसने की, बीसल देव रासो। ये ट्रिक है कि बिन विशल देवरासो नरपतनाल। हम एक बात पता चली कि नरपतनाल उनका समकालीन कवि था। ठीक है, कदाचित यह राज कवि था। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि कदाचित यह क्या था, राज कवि था। ठीक है, इसने बीसल देवरासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बैलेट्स के रूप में शुक्ल बता रहे हैं कि देखिए शुक्ल ने प्रकरण 3 के अंतर्गत जब उन्होंने चर्चा की कि वीर गाथाएं 2 रूपों में मिलती है, या तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में या वीर गीतों के रूप में या बैलाड्स के रूप में। ठीक है, तो हम उन्होंने देखा कि प्रबंध काव्य साहित्यिक रूप में उसका उदाहरण आचार्य शुक्ल ने बताया कि पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो को बताया। ठीक है, तो अब देखिए वही वही एकदम स्पष्ट शुक्ल लिख रहे हैं कि इसने बीसल देव रासो नाम का एक छोटा सा ग्रंथ 100 पृष्ठों का, ठीक है, लिखा जो वीर गीत के रूप में है। तो अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो गया कि 100 पृष्ठों का ग्रंथ कौन सा है, तो बीसल देव रासो है। ठीक है, किसने लिखा, तो नरपति नाल ने लिखा। ठीक है, अब देखिए ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया गया है। अब देखिए ग्रंथ का निर्माण काल मतलब जब ग्रंथ लिखा गया, किस वर्ष बीसल देव रासो लिखा गया। ठीक है, क्या 12वीं शती में और कब लिखा गया, इसके विषय में चर्चा है। अब देखिए 1272 मझारी जैठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तुठि ब्रह्म कुमारी। ठीक है, अब देखिए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212 और ये परीक्षा में प्रश्न बन गया। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न कैसे बना, यूपीटीसी टीपीजीटी परीक्षा में प्रश्न बना कि 1272 मझारी का अर्थ है 1272, 1212। ठीक है, ऐसे 1240 चारों विकल्प बना के, और उस विकल्प में सही क्या होगा, 1272 का अर्थ है 1212। ठीक है, 1272 का क्या अर्थ है, 1212। ठीक है, अब देखिए बहोत्तर शब्द बरहोत्तर द्वादेशोत्तर का रूपांतरण है। ठीक है, रूपांतर है, अतः 1272 का अर्थ है द्वादेशोत्तर 12 से, अर्थात 1212 होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं जो बहोत्तर शब्द है ना, बहोत्तर शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर, ठीक है, का रूपांतर है, तो 1272 का क्या अर्थ होगा,
द्वादशोत्तर अर्थात 1212 होगा। ठीक है, गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी बुधवार, ठीक है, ही पड़ता है। अब देखिए एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हम गणना करते हैं ना, ठीक है, जब गणना भी करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि विक्रम संवत 1212 को अगर हम देखें तो ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। और इस ग्रंथ में देखिए जेठ बदी नवमी बुधवार इस शब्द का उल्लेख है, तो ये स्पष्ट है कि ये संवत 1212 ही इसकी रचना हुई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। ठीक है, कवि ने क्या किया, रासों में सर्वत्र वर्तमान काल शब्द का प्रयोग किया, काल का ही प्रयोग किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो नरपति नाल था वो विग्रह राज चतुर्थ अथवा बीसल देव के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। ठीक है, अगर हम बात करें बीसल देव रासु या विग्रह राज चतुर्थ का समय कब है तो 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। ठीक है, उसके शिलालेखों की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, वह भी 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, बीसल देव रासों में 4 खंड है और ये परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है प्रिय विद्यार्थियों कि बीसल देव रासों में कितने खंड है तो 4 खंड है। ठीक है, 4 खंड है। और यह भी प्रश्न बना कि बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। ठीक है, तो राजमती है, यूपी बीएड की परीक्षा में 2022 में पूछ लिया ये। ठीक है, अब देखिए यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों कि बीसल देव रासो में कितने चरण है तो 2000 चरण है। इसकी कथा का सार, ठीक है, अब सारांश हम देखते हैं कथा का। खंड 1 में क्या है, खंड 2 में क्या है, खंड 3 में क्या है, खंड 4 में क्या है। ठीक है, अब देखिए खंड 1 में कहते हैं कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बीसल देव का विवाह होना। ठीक है, जाहिर सी बात है पहले खंड में क्या होगा, विवाह ही होगा। ठीक है, पहले सबका विवाह ही। अब देखिए पहले खंड में क्या है, तो हम जब हमको ये पता है कि जब श्रृंगारी काव्य है तो सबसे पहले क्या होगा, विवाह होगा। किससे विवाह हुआ, अब ध्यान दीजिए, मालवा की भोज परमार की पुत्री। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि मालवा की भोज परमार की पुत्री। ठीक है, उसके बाद मालवा की कौन है, मालवा की है भोज परमार। ठीक है, भोज परमार वहां के राजा हैं, उनकी पुत्री है राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। ठीक है, सांभर के बीसल देव का विवाह हो, मतलब सांभर के कौन है, बीसल देव। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अजमेर भी आएगा, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव। तो देखिए शुक्ल ने सांभर का भी उल्लेख कर दिया है और अजमेर का भी उल्लेख कर दिया है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न आएगा हम लोग सही करेंगे। अब ध्यान दीजिए विसल देव को जो है शुक्ल ने एक तो सांबर का भी बताया और दूसरे जगह भी अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे अजमेर का भी बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा। तो पहले में देखिए श्रृंगारी काव्य, तो पहले में क्या होगा, विवाह होगा। किसका किससे विवाह हो रहा है, तो मालवा के भोज परमार की पुत्री है, ठीक है, राजमती से सांबर के अजमेर के बीसल देव का विवाह होना। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, अब लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, काम ही नहीं कर रहे हैं घर पे आके, तो क्या हुआ, बीसल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। ठीक है, अब क्या हो, विवाह के बाद क्या होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, राजमती से रूट कर कहा जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं। ठीक है, अब ये भी प्रश्न बन चुका कि कहाँ गए, तो उड़ीसा गए, कितने समय तक रहे। ठीक है, 1 वर्ष रहना। अब देखिए इसको बदल के एग्जामिनर कर दे 12 माह, ठीक है, इसको 365 दिन कर दे, तब भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष रहना, कहाँ रहना, उड़ीसा में। जो है रूट के जाते हैं तो उड़ीसा में क्या करते हैं, 1 वर्ष रहते हैं। अब क्या होगा, अब विरह वर्णन होगा और क्या होगा। ठीक है, अब वियोग में अब दोनों लोग जल रहे हैं। ठीक है, अब राजमती और जल रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से गए थे। अब देखिए उन्हीं से रूट कर गए थे। अब देखिए कह रहे हैं राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। ठीक है, अब रोना गाना शुरू है तो क्या होगा, आदमी पिघल जाता है। फिर क्या लगा, विशल देव लौट आए कि चलो अब चलते हैं, जाने तो बहुत रो गई। ठीक है, अब देखिए राजमती का विरह वर्णन और फिर विशल देव का उड़ीसा से लौटना। अब जैसे आपसे प्रश्न बना दे कि विशल देव रासो के किस खंड में विशल देव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। ठीक है, तो तीसरे खंड में है। आपसे प्रश्न बना दे कि विशल देव रासो के किस खंड में राजमती का विरह वर्णन है, तो प्रिय विद्यार्थी आपको बताना होगा तीसरे खंड में है। ठीक है, अब देखिए चौथे खंड में क्या है, अब चौथे खंड में क्या है, मान जाएंगे और क्या,
चौथे खंड में देखिए, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना, ठीक है। अब पता चला कि एकदम विरह में जल रही है, पिताजी को पता चल गया है, कहे चला बेटा घर ही चल जा। और क्या हुआ, तथा विशल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, ठीक है। अब विदाई होगी इनके, विशल देव जाएंगे और वहां से क्या होगा, राजमती को लेकर फिर चित्तौड़ लाना। देखिए, चित्तौड़, सांबर, अजमेर, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे, अब देखिए पहले में कह रहे हैं सांबर के विशल देव। अब यहाँ ध्यान हमें ये देना होगा कि शब्दों पे पूरा ध्यान देना होगा। अब जब वो घर से लिवा लाते हैं तो कहाँ लाते हैं, अब वो सांबर या अजमेर नहीं जाते बल्कि चित्तौड़ लाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना होगा। अब देखिए, दिए हुए, ठीक है, दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है। तो विद्यार्थियों, शुक्ल जी लिख रहे हैं, स्पष्ट है कि संवत के विचार से जो कवि है अपने नायक का समसामयिक, मतलब नरपति नाल अगर हम देखें तो क्या है, वह जो है बीसल देव रासो या विग्रह राज चतुर्थ का क्या है, समसामयिक जान पड़ता है। पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं। लेकिन जब विचार करते हैं ना तो क्या होता है, बीसल देव के बहुत बाद की लिखी घटनाएं ये जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न पूछ ले कि यह गुज मात्र है, शब्द नहीं, किसके संदर्भ में, तो परमाल रासु के संदर्भ में कहा। आपसे ये पूछ ले कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, किसके संदर्भ में कहा। अब देखिए इसमें दो ही घटनाएं हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने दो घटना की चर्चा किया, क्या, बीसल देव का विवाह, ठीक है, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने देखिए 4 खंड की बात की है, लेकिन घटनाएं क्या, दो घटनाओं की बात की है, ठीक है। 4 खंड की बात की है, 2 घटनाओं की बात की है, क्या, 2 घटनाएं कौन कौन से हैं। पहली घटना तो बीसल का विवाह होता है और उनका उड़ीसा जाना, 2 ही घटनाएं माने। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो में कितनी घटनाएं मानी, और पहले विकल्प में 4 रखेगा और सब लोग गलत करके आएंगे और कहेंगे मेरा प्रश्न सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना, ये 2 घटनाएं आचार्य शुक्ल ने माना है। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, मतलब बीसल देव का विवाह होना ये तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होता है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि 2 घटनाएं माना, उसमें कौन सा कल्पना प्रसूत माना है, तो बीसल देव का विवाह। अब देखिए बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बीसल देव मान लीजिए 1212 है, उनसे 100 वर्ष पहले ही, ठीक है, तो संवत कितना, 1112 में क्या हुआ, भोज परमार का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। अब देखिए शुक्ल कल्पना प्रसूत बता रहे हैं और उसका फिर आपको प्रमाण भी दे रहे हैं, यही शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है। आपको प्रमाण भी दे रहे हैं कि बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव से 100 वर्ष पहले धार के प्रसिद्ध परमार जो है राजा भोज का देहांत हो चुका था, ठीक है। अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि माने बाद के कवि की कल्पना प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था, बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है, ठीक है। आप देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है, कि बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी, यह बात परंपरा से प्रसिद्ध चली आती है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ। और पहले में ऑप्शन बना दे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो आप तुरंत वही चारों खाने चित्त, ठीक है। सब लोग बीसल देव रासो मार कहेंगे, अरे कहेंगे ये तो बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ध्यान दीजिए पृथ्वीराज रासो में इन सब बातों की चर्चा है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, कह रहे हैं इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अतः यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बीसल देव के विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से नाम मिलाया गया हो, ठीक है। जैसे अब देखिए आचार्य शुक्ल ये भी ठीक है संदेह जता रहे हैं कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, ठीक है। अब देखिए जैसे कहते हैं कि जननी गोरी तू जैसलमेर, अब इसके संबंध में प्रमाण देते हैं कि भाई वो मालवा की थी और यहाँ उल्लिखित है कि जननी गोरी तू जैसलमेर, गुरड़ी जैसलमेर की, ठीक है। आबू के परमार
भी राजपूताने में फैले हुए थे। ठीक है, आबू के परमार क्या है, राजपूताने में फैले हुए थे। अब देखिए, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। ठीक है, पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास। ठीक है, अब जैसे आपसे पंक्ति पूछ ले कि माघ अचारज कवि कालिदास, पंक्ति का संबंध है। ठीक है, और रचना देते बीसल देव रासो, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों में खाली कराया था। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पहले आचार्य शुक्ल स्पष्ट लिख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों की बीसल देवरासु विग्रह चतुर्थ क्या है, कहाँ के थे, तो आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं सांबर के बीसल देवरासु। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं अजमेर के चौहान राजा बीसल देव। ठीक है, अब देखिए कंट्राडिक्शन, एक ही मतलब एक ही बीसल देवरासु की एक दो पेज में कंट्राडिक्शन है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जैसा प्रश्न पूछेगा हम वैसा ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जैसा पहले कहा जा चुका कि अजमेर के राजा बीसल देव माने विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों में खाली कराया था। अब देखिए, दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। ठीक है, इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राज कवि सोमदेव चरित रचित ललित विग्रह राज नाटक में है। अब देखिए, आपसे पूछ ले, ठीक है, कि अब आपसे पूछे प्रश्न कि बीसल देवरासो के में संबंधित ललित विग्रह राज नाटक किसका है, तो राजकवि सोमदेव चरित का है। ठीक है, राजकवि सोमदेव का है। जैसे आपसे पूछे ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में किसका है, तो राजकवि सोमदेव का है। अब इसमें क्या वर्णित है, तो वीर चरित वर्णित है। ठीक है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। अब देखिए, कह रहे हैं पर नाल के इस विशल देवरासों में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उनके शौर्य पराक्रम का। ठीक है, कह रहा है पर जो नाल के विशल देवरासों में है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जैसा कि होना चाहिए था, ना तो वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन, ना उनके शौर्य पराक्रम का। अब देखिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाना, ठीक है, मनमाना वर्णन है। ठीक है, अब कह रहे हैं पोषित पतिका के वर्णन के लिए, ठीक है, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाना, ना कि उनके वीर जो राजा हैं, ठीक है, वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, उनके पराक्रम का वर्णन, ये सब नहीं। अब देखिए, अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी। अब जैसे यही आपसे पूछ ले इतना, ठीक है, कह दे कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ठीक है, अब बीसल देव की रासों की भाषा चाहे शुक्ल क्या बता रहे हैं, राजस्थानी। वन लाइनर में अगर प्रश्न बनेगा तो सीधे आपसे पूछेगा कि बीसल देव रासों की भाषा आचार्य शुक्ल ने क्या बताया, तो राजस्थानी बताया। ठीक है, और या तो कथन के रूप में बनेगा तो सीधे पूछेगा कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के विषय में कहा ये, अब देखिए उदाहरण भी दे रहे हैं। ठीक है, शुक्ल की सबसे अच्छी बात प्रमाण भी तुरंत दे देते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं जैसे सुकई, ठीक है, सुकई छे माने सूखता है, पाटड़ थी माने पाटड़ से, भोज तड़ा माने भोज की, खंड खंडरा माने खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। आचार्य शुक्ल इस बात को स्पष्ट बता रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि इस ग्रंथ से एक बात का और आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। ठीक है, साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसल देवरासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि साहित्यिक भाषा
हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। और इस पिंगल भाषा का कह रहे हैं शुक्ल जी कि बीसल देव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा अर्थात पिंगल को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश प्लस ब्रज का जो संयोग है वही पिंगल कहलाता है। अपभ्रंश प्लस अगर हम देखें राजस्थानी का संयोग क्या कहलाता है, तो ये तो कहलाता है डिंगल। अब देखिए हमसे कह रहे हैं भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ हेर फेर या फेर फार होता आया है। ठीक है, जैसे आज कोई गाना है 100 साल बाद क्या है उसमें जरूर कुछ फेर फार हो जाएगा। ठीक है, अब पुराने गाने को अब देखिए नए रूप में फिर क्या कर रहे हैं, उसको रैप डाल के फिर प्रदर्शित कर रहे हैं आपके सामने और बहुत मजा आ रहा है। तो सही बात है। अब देखिए गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा है। लेकिन कहना आचार्य शुक्ल जब कोई चीज लिखित होती है ना तो क्या है उसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बच जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेला भी माने मिलाकर जोड़कर, चिता माने चित्त में, रण रण में, प्रापि जई प्राप्त हो या किया जाए, ईण विधि माने इस विधि, ईसऊ माने ऐसा, बाल हो माने बाला का, इसी प्रकार माने नयर, प्रसाव का अर्थ ये प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। अब देखिए आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर ध्यान भी जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इसमें आए हुए कुछ फारसी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, तुर्की शब्दों की ओर क्या है, की ओर भी ध्यान जाता है। जैसे महल, इनाम, निजाता, निजाता जनो माने तजियाना आदि, ये सब कैसे शब्द हैं, फारसी अरबी तुर्की के शब्द हैं। जैसा कहा जा चुका है पुस्तक की भाषा में फेर फार अवश्य हुआ है, अतः यह शब्द पीछे से मिले हुए भी भर हो सकते हैं, मतलब पीछे से उन्हें मिला दिया गया हो, और कवि द्वारा व्यवहित भी। ठीक है, कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो चुका था या हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। ठीक है, कवि के समय से पहले ही क्या मुसलमान में, ठीक है, पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश और क्या वो जीविका के लिए इधर उधर फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। अब देखिए, अब ये पंक्ति आपसे पूछ ले कि मनहल पलाड़ियो ताजदीन खुरसाड़ा चढ़ी चाल्यो गोंड। ठीक है, आप खुरसाना आपको देखिए, आप सोचे कुमार रासो संबंधित पंक्ति है, नहीं, ये पंक्ति किसकी है, बीसल देव रासो से है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों हमें ध्यान देना होगा कि बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। ठीक है, ताजुद्दीन मियाँ का संबंध, अब जैसे आपसे पूछ ले प्रिय विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न कैसे बना सकते हैं एग्जामिनर, आपसे पूछ ले ताजुद्दीन मियाँ का संबंध किस रासो ग्रंथ से है। ठीक है, अब चारों खाने चित्त एकदम आपका हालत खराब, अब क्या किया जाए, तो आपको बताना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि ताजुद्दीन मियाँ का संबंध बीसल देव रासो ग्रंथ से है। अब देखिए बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी थे, क्या, मनहल पलाड़ियो ताजदीन खुरसाना चढ़िचाल्यो गोंड। ठीक है, उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से है और ना भाषा के विचार से है, अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। ठीक है, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि बीसल देव रासो को किसने हम्मीर के समय की रचना कहा। ठीक है, और उसमें पहले में जो है कह दे कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो सही उत्तर होगा राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपुताने के इतिहास, इनके बुक का नाम है भूमिका पृष्ठ 11 पे इस बात की चर्चा की है कि राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। अब देखिए अगली बात क्या हमसे बता रहे हैं, कह रहे हैं यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है। कह रहे हैं यह क्या है, नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है। ठीक है, परमाल रासो के रचिता कौन है, नरपति नाल। ठीक है, कह रहा हूं यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माटी का आखा किया, चंदन काठ का माड़ो माड़वो
सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह प्रसिद्ध या यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है, ये कथन पूछ ले कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, ठीक है, जिसे कहते थे तो पिंगल भाषा कहते थे। या पूछ ले जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी, यह किस साहित्यकार या फिर इतिहासकार का मत है, ठीक है, तो आचार्य शुक्ल का है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो क्या था, डिंगल कहलाता था, ठीक है। अब देखिए आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं, अपभ्रंश में जब आप मिला दीजिए, क्या अपभ्रंश में आप राजस्थानी मिला दीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिंगल हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था इस बात का, ठीक है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना प्रिय विद्यार्थियों कि, ठीक है, कि विसल देव रासों में किस, ठीक है, रस की प्रधानता है तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। अब जैसे आपसे पूछ ले प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, किस इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस ग्रंथ के या किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में कहा, तो बीसल देव रासो के संदर्भ में कहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संयोग और वियोग के गीत ही कवि गाए हैं, ठीक है, कवि ने क्या किया, संयोग और वियोग के गीत गाए हैं। अब देखिए बीसल देव रासो के कुछ पद देखिए, अब यहाँ ये महत्वपूर्ण क्यों है। अब जैसे ये पंक्ति दे देगा और आपसे पूछेगा किसकी पंक्ति है, तो अब अगर किसकी पंक्ति पूछ रहा है तो नरपति नाल की, किस रचना से है तो बीसल देव रासो से है। अब देखिए कह रहे हैं परड़ब, ठीक है, परड़ब इसका मतलब क्या होता है, ब्याहने, ठीक है, परड़ब का मतलब क्या होता है, ब्याहने चाल्यो बीसल राय, माने ब्याहने चल रहे बीसल राय। चौरास्या सहु लिया बुलाए, ठीक है, सामंतों को सबको लिया बुलाए, ठीक है, सबको बुला लिया। जान तड़ी साजती करऊ, ठीक है, अब क्या है, बारात को लोग सजा के जा रहे हैं। जीरह रंगावली पर पहर रज्यो टोप हु आऊं पई सारऊ बीसल राव आवी सैल अतवेरी राव। सैल का अर्थ क्या होता है, सभी। अतरेरी का अर्थ क्या होता है, अतरेरी का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कि अंतःपुर, ठीक है, अंतःपुर, अतरेरी का अर्थ होता है अंतःपुर। अब देखिए रूप अप पूरब पेशई इसी अस्त्री नहीं सयल संसार, ठीक है, अतिरंग स्वामी सो मिली रात बेटी राजा भोज की गर्भ करी उभव छह सांभरियो राव। अब देखिए उभव का क्या अर्थ है, उभव का अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों कि उभव का अर्थ है खड़ा, ठीक है, मुंह सरीखा नहीं उर भुआल महा घरी सांभर उग गई, ठीक है, घरी माने घर में सांभर उग गई। चिहु दिसी ठाड़ जैसलमेर गर्भ न बोलवो बोलो ही सांभरियो राव। अब देखिए सांभर हम लोगों ने पढ़ा था ना एक जगह, अगर हमें सांभर सांभर शब्द दिखे तो हम बता देंगे ये तो बीसल देवरासु से संबंधित है, मतलब किसकी रचना है, तो बिन नरपति नाल की। अब देखिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, नरपति नाल एक जगह हमसे हमने हमारे मुंह से निकल गया परमाल रासो, ठीक है, तो वो परमाल रासो जगनिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा गलती से एक जगह निकल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ध्यान दीजिए, जो सरीखा घड़ा और भुआल एक उड़ीसा को धड़ी बचन हमारे तू मानी जू मानी जू थारई सांबर उग गई राजा उड़ी घरी उग गई हीरा खान कुंवरी कहीं सुड़ी सांभरिया राव काई सामू तू उगलई जाए, ठीक है, कहयो हमारे जय सुड़ई थारई छई साठ अतवेरी नाय कड़वा बोल न बोलिस नारी तुमो में लिस चित बिसारी। अब जैसे आपसे इतनी पंक्ति पूछ ले, कड़वा बोल न बोलिस नारी तुमो में लिस चित बिसारी, ठीक है, किसकी रचना है, तो आप बताएंगे नरपत नाल का है, ठीक। जीव न जीव वियोग नो दवा का दादा कुपली में लई जीव का दादा नु पागु रही, ठीक है, नाल कहीं सुड़ी जई सब कोई, ठीक है।
आव्यो राजा मास बसंत गढ़ माही गुड़ी उछली जय धन मिलती अंग संभार मान भंग हो तो बाल हो ईड़ी परिहरता राजा दुर्वारी। ठीक है, ईड़ी परिरहता राजा राज दुआरी। ठीक है, दुआरी का क्या अर्थ होता है? दुआरी का अर्थ होता है कि परिरंभता आलिंगन करता राजा द्वार पर ही। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों ने पकड़ा सांबर शब्द। अगर हमें देखिए बार बार सांबर शब्द, ठीक है, तो हम बताएंगे ये तो विष्णुदेव रासु का पंक्ति है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जल्दी से। ठीक है, आज बहुत कम प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमसे अगर पूछे प्रिय विद्यार्थियों की सबरस के रचनाकार कौन है, सबरस के रचनाकार कौन है? ठीक है, यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न बना मुल्ला वजही का है। हठयोग का प्रभाव किस पे पड़ा है? तो गोरखनाथ पे पड़ा है। कुबलय माला कथा किसकी रचना है? तो उदयन सूरी का है। लेकिन हमसे पूछे कुबलयानंद किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित का है। ठीक है, अदय मार्ग रचना किसकी? संदेश राजक का है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं थे, नहीं है, हेमचंद। ठीक है, हेमचंद अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों किस शताब्दी के कवि थे? ठीक है, तो हेमचंद का समय कितना मिलता है? 12वीं मिलता है, कहीं कहीं 13वीं में मिलता है। ठीक है, और अगर हम जन्म देखें तो 1088, तो 11वीं 12वीं में मिलता है। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि 8वीं के नहीं थे। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पुष्पदंत की प्रबंध काव्य कौन है? तो आपको लगेगा महापुराण होगा, नहीं, जो प्रसिद्ध है वो नहीं है, बल्कि क्या है? रय कुमार चरियू। क्या है? रय कुमार चरियू प्रिय विद्यार्थियों। वो क्या है? वह जो है पुष्पदंत की रचना है जो प्रबंध काव्य में है। ठीक है, अच्छा, रय कुमार चरियू का नाग कुमार चरित नाम है, ये भी पूछ सकते हैं, नाग रय। ठीक है, नागड़ है। अगर महापुराण के दूसरा नाम पूछे 63 महापुरुष गुणावलंकार, तो ध्यान देना होगा। अब देखिए मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है तो वर्ण रत्नाकर। हमसे पूछेगी एग्जामिनर कि मैथिली हिंदी में रचित, ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित प्रिय विद्यार्थियों पूछे मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है तो वर्ण रत्नाकर। ठीक है, हमसे अगर पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है, तो हम बताएंगे कि वर्ण रत्नाकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, ठीक है, वर्ण रत्नाकर है। अगर हमसे पूछे कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है, ठीक है, हमसे पूछे कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, तो क्या है? ज्ञान है। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ठीक है, अब देखिए निर्वाण के 3 अवयव बताए गए, सुविन, शून्य, विज्ञान और महासुख। अब देखिए व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में क्या प्रसिद्ध है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।